व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मैक्रो का टेस्ट जो मैंने आपको सुबह दिया था। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे मैक्रो के टेस्ट के साथ। और जो हमारा सबसे पहला सवाल था वो ये था कि इनकम दी हुई है हमारे पास और सेविंग्स दी हुई है। इनकम है और सेविंग्स है। कैलकुलेट एमपीएस निकालना है एट 150 करोड़ ऑफ इनकम। 150 करोड़ पे एमपीएस निकालना है, तो 150 करोड़ तो ये है ना। यहाँ पे एमपीएस, अब एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस सेविंग्स में कितना चेंज आया? 150 पे 0 से 30 हुआ, 0 से 30 तो सेविंग्स होगा 30। डेल्टा वाई 100 से 150 तो ये होगा 50। तो आंसर आना चाहिए 0.60 बी पार्ट। इसका आंसर होना चाहिए आपका बी पार्ट। अगर आपने बी लगाया है देन यू विल गेट 1 मार्क। अब ये याद रखना बच्चों, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आप प्रॉपर लिखोगे आंसर नंबर 1 ऐसे, उसके बाद बी, और बी के बाद आगे लिखोगे 0.6 ऐसे। सिर्फ बी मत लिख के आना। जितने भी अच्छी प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें ऑप्शन भी लिखा होता है और उसका नंबर भी लिखा होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अ कंपोनेंट ऑफ बीओटी। बीओटी में क्या आता है? बीओटी में क्या? बैंकिंग, ये तो सर्विस हो गया, इनविजिबल। शिपिंग भी इनविजिबल, इंश्योरेंस भी इनविजिबल। बीओटी इज गुड्स, मर्चेंडाइज। तो इसका आंसर बनेगा सी। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फिर लोन की फॉर्म में बांट देता है। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। नंबर 4, फाइंड द ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू बीओपी। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी कॉमन है, आपके पास आएंगे एग्जाम में। ओड वन आउट ढूंढना है, यानी कौन सी स्टेटमेंट बीओपी में अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है, ठीक है। चेक करते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड बीओपी में आएगा, सही है, ये तो सही है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड ये भी आ जाएगा। लोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर, देखो इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, मेक इन इंडिया तो इंडिया में ही कर रहा है इन्वेस्ट। तो यहाँ पे बीओपी का क्या मतलब है? बीओपी में तो ट्रांजेक्शन्स होती हैं रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, यहाँ तो सेम कंट्री में हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। ये आपका ओड वन आउट है, आंसर आएगा ए, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है। कैपिटल इज अ फ्लो, ये गलत हो गया। कैपिटल भी स्टॉक है, कैपिटल भी तो आपकी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होती है ना। तो ये तो गलत हो गया, कैपिटल इज अ फ्लो, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दिस इज राइट। पहला ही ऑप्शन ठीक है, ओके। If income generated from investment is 40,000 करोड़, इसका मतलब जो इनकम जनरेट हुई है वो तो है 40,000 करोड़, एंड द MPC इज 0.75। MPC 0.75 है, ओके। आपको बोल रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट बताओ, ठीक है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई, कितना इन्वेस्ट करा होगा इतनी इनकम जनरेट करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले के निकालते हैं। के का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लायर। तो के कैसे निकलेगा? 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.75 यानी 0.25। के की वैल्यू आ गई 4। के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4। और अब आप के का दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। के है 4, ये तो आ गया 4, डेल्टा वाई है ये रहा 40,000, इन्वेस्टमेंट आपका ये इधर, तो डेल्टा आई आ जाएगा 10,000। वैसे भी 4 गुना आया था, तो 10,000 का 4 गुना ही तो 40,000 आएगा या नहीं आएगा? अगर आपको न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखने हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें एडीएस के सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो वो ध्यान से देख लेना। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन तुम्हारे एडीएस के सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो
इसके बाद मनी सप्लाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड। अब देखो डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या है? एक तो है हमारे पास विजिबल गुड्स, ये हैं गुड्स के एक्सपोर्ट्स और ये हैं गुड्स के इंपोर्ट्स। 2010 से 2020 में, 2010 से 2020 में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो तो 300 से बढ़ गया, चेंज इन एक्सपोर्ट 300 है, और जो इंपोर्ट बढ़ा है 240 से 460। 240 से 460 कितना हो गया? 220। तो एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, है ना। तो अब बोल रहा है बताओ क्या कहोगे इसके अंदर? विजिबल है तो गुड्स की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है 2010 से 2020 के लिए? इंप्रूवमेंट इन बीओटी, बीओटी इंप्रूव हो गया, यस ऑब्वियसली इंप्रूव हो गया बीओटी, क्योंकि पहले जो हमारे पास बीओटी था वो 40 का था पॉजिटिव, अभी तो पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इंप्रूव हो गया, ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, गलत, डेफिसिट तो नहीं हो रहा यहाँ पे। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ इनविजिबल, नहीं। डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब कम होना, नहीं। ए ऑप्शन इज राइट, बीओटी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। यूजिंग द इक्वेशन C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 100 इंटू 1000, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एडिशनल इनकम ऑफ 2000 करोड़। वही बोल रहा है, देखो कितनी इन्वेस्टमेंट हो कि 2000 करोड़ की इनकम हो जाए, ठीक है। तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यही होती है इक्वेशन। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 1000, तो B 0.8 आ गया, इसका मतलब MPC 0.8 आया, सही। अब K की वैल्यू आपको पता है 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 गुना आ जाएगा, है ना। अब हमें यह भी पता है कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K 5 है, इनकम हुई है 2000 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका 5 गुना 2000 करोड़ इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, सॉर्टेड। रीजन असर्शन में क्या आ रहा है हमारे पास? नेशनल इनकम कर्व रिप्रेजेंट्स अ 45 डिग्री लाइन। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि AS को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ये जो नेशनल इनकम है AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस S, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब रीजन के लिए आप बिकॉज लगा दो इससे पहले, बिकॉज AS इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स। बोल रहा है कि क्योंकि AS जो है वो कंजम्पशन और सेविंग का सम टोटल होता है। अब यार सम टोटल तो होता है, C प्लस S तो होता है, लेकिन उसका ये रीजन नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बस, ठीक है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, नहीं। बोथ आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस। A इज ट्रू, R इज फॉल्स, R इज ट्रू, A इज फॉल्स, ये भी नहीं है। तो B ऑप्शन इसका आंसर आएगा, सही है जी। नेक्स्ट क्या आ रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है हम लोग को। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम है, ये तो नहीं आएगा। वेजेस इन कैश 60,000, रेंट फ्री अकोमोडेशन ये आ जाएगा, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा PF में। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय ये नहीं आएगा, तो बस इसका सम कर दो, आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा। 60,000 प्लस 30,000 90 प्लस 97,500 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपको बहुत अच्छे से BOP पढ़ाया है। मीनिंग में आप लिख दोगे कि जब
हमारा करंट अकाउंट को लिखना है इफ द टोटल ऑफ करंट अकाउंट, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो इसको हम सरप्लस बोल देंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा तो उसको हम डेफिसिट बोल देंगे। फॉर्मूला में आपको यही लिखना है, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये सरप्लस है और कम है तो ये डेफिसिट है। फ्लो ऑफ इनकम आपको बताना है कि ये सरप्लस है तो देयर इज ऑलवेज इनफ्लो, और अगर डेफिसिट है तो देयर इज ऑलवेज आउटफ्लो। ठीक है, तो वहाँ हम बोलेंगे मोर आउटफ्लो लेस इनफ्लो। सही, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, बेसिस, सबसे पहले मीनिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर देना। ठीक है, डेफिनेशन जो आपको पता है। फॉर्मूला में ये जो आपका पॉजिटिव साइड है वो ग्रेटर देन नेगेटिव साइड होता है, डेफिसिट में जो पॉजिटिव साइड है वो लेस देन नेगेटिव साइड होता है। उसके बाद ये तो फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फ्लो, जब हम फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर इनफ्लो और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर आउटफ्लो। डन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1000 करोड़ का, C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.50y दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है सबसे पहले तो। ओके, इक्विलिब्रियम निकालना है। अब इक्विलिब्रियम अगर आपको निकालना है ना तो एक फॉर्मूला याद रखना। देखो नेशनल इनकम कैसे निकलता है, y इज इक्वल टू C प्लस एस निकलता है। अब इक्विलिब्रियम पे आपको पता है एस और आई बराबर होते हैं, ऐसा ही अप्रोच, एस और आई बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू C प्लस आई, ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू C प्लस आई। सही, अब C की वैल्यू मुझे पता है, ये सही है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू C की जगह ये इक्वेशन 50 प्लस 0.50y प्लस आई की वैल्यू ये है 1000 करोड़, 1000 हो गया। तो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 1050 प्लस 0.50y, ये इधर आके माइनस होगा, y माइनस 0.50y इज इक्वल टू 1050, y इज इक्वल टू 1050 अपॉन 0.50, 1050 अपॉन 0.50, हाफ हो गया इसका, 2100 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2100, ये तो y आ गया। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल, तो हम सीधा बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ ऐसा ही अप्रोच, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 1000 तो सेविंग भी होगा 1000, सेविंग विल बी 1000। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, एमपीसी दिया हुआ है 0.5 तो एमपीएस भी 0.5 ही होगा, 1 अपॉन 0.50 दैट इज 2 आंसर, ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। परफेक्ट हो गया बेटा। डन। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? एक्सप्लेन हाउ मनी सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था अभी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो आरबीआई विल सेल द सिक्योरिटीज, यहाँ पे आप सेल लिख के आओगे। एलआरआर जब आएगा तो एलआरआर के आपको दोनों कंपोनेंट्स लिखने होंगे कि एलआरआर कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स या एलआरआर कंसिस्टेड ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, फिर उनको डिफाइन कर दो कि व्हाट इज सीआरआर व्हाट इज एसएलआर। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए दोनों को ही बढ़ा देना है, सीआरआर भी बढ़ जाएगा एसएलआर भी बढ़ जाएगा, तो सीआरआर भी बढ़ेगा एसएलआर भी बढ़ेगा, तो हमारे पास मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है तो 2 नंबर इस पे 2 नंबर इस पे। एक्सप्लेन नहीं, ये पूरा 4 नंबर का है बाबा, 1 इस पे 1 इस पे 2 इस पे। एक्सप्लेन हाउ आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। व्हेन द कमर्शियल बैंक्स फेल्स to meet the financial requirement from other sources then RBI acts as a lender of last resort। ठीक है जी। इसके बाद explain the objectives of allocation of resources in government budget।
गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसको एक्सप्लेन करना है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये नोट्स में से मिल जाएगा। एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसके इम्प्लीकेशंस आपको एक बार सारे के सारे देखने हैं। पेपर का पर्पज़ ये था कि आप देख पाओ क्वेश्चन क्या आया हुआ है और आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्टेट एंड डिस्कस 2 प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से आपको ये चेक करके बताना है कि कौन कौन से 2 प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो यार कि एक तो जो वैल्यू लेनी है वो हमें फाइनल गुड्स की लेनी है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं लेनी। दूसरा प्रिकॉशन आप लिख सकते हो कि सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरीके के कई सारे प्रिकॉशंस हैं, बट आपको इसमें सिर्फ 2 प्रिकॉशंस लिखने थे। उसके बाद डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर ये सिलेबस में नहीं है, मैं एक बार रीचेक करता हूँ कि हमारे पास ये सिलेबस में है या नहीं है इस बार। तो अगर है तो हम कवर कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे इसको। अब देखो जब हम लेटेस्ट सिलेबस चेक करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास लिखा हुआ है एनडीपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी लिखा हुआ है सिलेबस में। तो सिलेबस में अगर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी लिखा हुआ है तो वहां से ही तो लिंक्ड है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। भाई जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला होता है? हम लोग जब जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो डिफ्लेटर में नॉमिनल और रियल, जब ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो आप इसको भी छोड़ के मत जाना बच्चों, ये टॉपिक भी कर लेना ताकि रिस्क मत लो, बस रिस्क ना लेने वाली बात है। सिलेबस में डायरेक्टली जीडीपी डिफ्लेटर ना लिख के नॉमिनल और रियल तो लिखा ही हुआ है, तो उसको प्लीज कवर करके चलो, ये टॉपिक भी कवर कर लेना। इन केस आपको कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। चलो इसकी इंपॉर्टेंस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 था डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप के लिए आपको पूरा अच्छे से डिटेल में वहाँ पे बताना होगा कि सर जब हमारे पास ये एएस हो गया, ये एडी हो गया, अगर एडी ज़्यादा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो ये जितना ये गैप आ रहा है दोनों एडी के बीच में, इसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। जब उल्टा होगा एडी नीचे चला जाएगा, अब जो दोनों एडी के बीच में गैप आएगा इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। एक से महंगाई होगी, एक से महंगाई नहीं होगी, यानी प्राइसेस कम हो जाएंगे एक केस में, और दोनों को ठीक करना है, हमें वापस से इक्विलिब्रियम पे जाना है। कैसे ठीक कर सकते हैं उसके मेजर्स लिख देना, पूरा आपका डिफरेंस यहाँ चल जाएगा। एक्सप्लेन हाउ डेफिशिएंट डिमांड शुड बी करेक्टेड यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत बढ़िया। 2 पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की होती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई की होती है। तो हमें आरबीआई की पॉलिसी लिखनी है, तो इसके अंदर आप वही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सप्लेन कर देना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कम करना है, परचेज करना पड़ेगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, है ना। क्वालिटेटिव में मार्जिन, मॉरल सुएशन, मार्जिन भी कम करना पड़ेगा। डिस्करेज नहीं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एनकरेज लेंडिंग, लोन दो, और बस इतना लिख दोगे तो चल जाएगा, इतना बड़ा तो सवाल भी नहीं है। 2 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है, या 3-3 नंबर के दोनों हैं। एग्जाम में डिफाइंड होगा कि कौन सा कितने नंबर का है। तो दिस इज हाउ आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना था। अब मुझे बताओ किसने कितना कितना सॉल्व करा था और किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं, सो दैट हम चेक कर पाएँ और फिर हम इंडियन इको को अच्छे से कर पाएँ। मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।